उदय। देश में आज एक मेला चल रहा है। पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। मैं कह रहा हूं गुजरात गढ़ है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो और उसके बाद तमाशा देखो आप। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और उसके बाद आप तमाशा देखो, फिर आएगा सच्चाई का पता तब लगेगा। गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और अपनी जीत के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। हम सब जानते हैं कि तमाशा दिखाने में मोदी जी माहिर हैं, सपने दिखाने में भी मोदी जी माहिर हैं। इसीलिए उन्हें सपनों का सौदागर भी कहा जाता है। गिमिक करने में भी मोदी जी माहिर हैं। पिछले 8 सालों तक खामोश रहने के बाद मोदी जी की कुंभकर्ण नींद अब जाकर खुली है। 8 साल वे नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाए, खाली प्रलोभन देते रहे, वादे करते रहे। और जब इलेक्शन का समय आया तो उन्हें लगा कि अब कोई गिमिक करना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर अभी कोई शगुफा नहीं छोड़ेंगे, अभी झूठ नहीं बोलेंगे तो गुजरात हाथ से निकल जाएगा, हो सकता है हिमाचल भी हाथ से निकल जाए। चौओर से विरोध हो रहा है। कांग्रेस जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी पर आवाज़ बुलंद कर रही है, जिस तरह से पिछले 8 साल से बीजेपी सरकार पर प्रहार कर रही है, इससे मोदी जी की बेचैनी और बढ़ गई है। और इसीलिए अपने डेरे से निकल करके चुनाव के इस माहौल में उन्हें बाध्य होकर, जी हाँ, बाध्य होकर अनाउंस करना पड़ा कि 75,000 नौकरी का मेला लगा हुआ है। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए जानते हैं कि पवन खेरा जी ने मोदी जी के शगुफों को किस तरह से देखा और मोदी जी की क्लास कैसे ली। कि देश में आज एक मेला चल रहा है। पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है, रोजगार मेले का नाम दिया उसको। हर चीज में एक तमाशा करना। कोविड हो तो तमाशा, कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा, लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, फिर तमाशा। इस देश ने सरकार चुनी है, तमाशबीन नहीं चुने। ये तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द नागपुर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हां बेरोजगारी है। नहीं तो आंखें बंद थी सबकी, कान बंद थे सबके। और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकई एक मुद्दा है। इतना बड़ा मेला, कितनी नौकरियां? 75,000। वादा क्या किया था? अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड़ नौकरियां पिछले 8 साल में मिलनी थी, उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए यूपीए के वक्त नौकरियों का हिसाब किताब दे रहा हूं। हम लोग डरते नहीं हिसाब किताब देने से। और दीपावली के वक्त लेखा जोखा हमारे सांस्कृतिक परंपरा है। सारा बही खाता सामने रखना चाहिए, मोदी जी को भी रखना चाहिए, हम रख रहे हैं। एसएससी के 68 से 69,000 नौकरियां प्रति वर्ष मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलती थी। ये पब्लिक नॉलेज है, सब सार्वजनिक आंकड़े हैं, कहीं छिपाने वाली बात नहीं है। यूपीएससी की 20,000 नौकरियां होती थी प्रति एक साल में। 20,000 यूपीएससी, 68 से 69,000 एसएससी, 30 से 35,000 रेलवे। बैंकिंग में 50,000 नौकरियां एक साल में मिलती थी। डिफेंस में 1.5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष मिलती थी। अभी इसी जून 2022 को मोदी जी के 4 मंत्री, वैसे मोदी जी के मंत्री सुबह से शाम तक कुछ करते नहीं हैं,
सिर्फ राहुल गांधी पर नजर रखते हैं कि भाई वो कहां गए, क्या बोला और उनको जवाब देना, उन पे हमला बोलना, और कोई काम नहीं है मोदी जी के कैबिनेट का। लेकिन इस जून में मोदी जी के 4 मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मोदी जी तो करते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जून 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगे। आज क्या है जी, अक्टूबर खत्म हो रहा है, 6 से 7 महीने बचे हैं इस वादे में। आज मोदी जी ने भाषण में कह दिया दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी, वो भी समय आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे 2025 तक ले जाएंगे बात को, तब वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी ये हिसाब तो दीजिए। ये 75,000 नौकरियां देकर, मेला लगाकर, और ये नौकरियों के बारे में भी बता दूं आपको, इन सबका रिजल्ट कब आया साहब, हम पूछते हैं। क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं? रिजल्ट 3 महीने पहले आया, 4 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया, आपने रोक लिया कि चुनाव आए गुजरात में और हिमाचल में और फिर मेला करें और तमाशा करें और बोले दिल्ली जी नौकरी ले लीजिए। वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी पूरी जीवन के निर्णय इस अपॉइंटमेंट लेटर पर आधारित होते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, शादी करेंगे, घर बनाएंगे, अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे, सब आपके इस तमाशे की इंतजार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। क्यों? हम ये भूल जाते हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक बताता था, वो अपने आप को राजा मानता है। अब तो वो मुंह से प्रधान सेवक शब्द बोलते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। ये क्या राजा रजवाड़ों का राज चल रहा है? जब मैं कहूंगा तभी अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, भले उसमें 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, लेकिन चुनाव के पहले नाटक करना है मुझे। ये एक लोकशाही है। लोकशाही में आप अपने आप को कुछ भी माने, आप हैं जनता के सेवक। एक वोट पे आपको जनता बाहर कर देगी। उस जनता को, उस नौजवान पीढ़ी को आप मजाक में एक तरह से उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अडवाणी जी ठीक कहते थे, हम उनकी बातों से बिल्कुल सहमत कभी नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अपने चेले के लिए, ये इवेंट मैनेजर है। आप करिए इवेंट, जो करना है करिए, सरकारी खर्चा है, सरकारी पैसा है, बर्बाद करिए, जनता देख रही है, लेकिन नौजवान का जीवन तबाह करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। क्या इस बार भी गुजरात में बीजेपी ही जीत कर आएगी? गुजरात के लोग यही पूछ रहे हैं। दरअसल जैसे जैसे गुजरात और हिमाचल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गहमागहमी बढ़ गई है। एक दूसरे पर गंदगी, गंदे बोल कर फेंकने का दौर शुरू हो गया है। पुरानी चीज़ें जो समय के गर्भ में दबी हुई थी, उसे निकाला जा रहा है, उन्हीं वीडियोस और फुटेज का सहारा लेकर। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या गुजरात भाजपा के हाथों से फिसल रहा है? गुजरात भाजपा जीत पाएगी या नहीं? इस सवाल के जवाब में एडवोकेट भानु प्रताप का एक वीडियो सामने आया है। उनका मानना है कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं कह रहा हूं गुजरात गढ़ है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो और उसके बाद तमाशा देखो। आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और उसके बाद आप तमाशा देखो, फिर आएगा सच्चाई का पता, तब लगेगा। कब तक अस्मिता का मुद्दा रहेगा? ऐसे कह के गुजरात की ऐसी तैसी मार दी यार मेरे, कभी कुछ तो होना चाहिए कम से कम। कोई बात कभी कोई व्यक्ति तो सही करे। एक ही मेट्रो का दो बार आप जो झंडी दिखा के उसको वो कर रहे हो, ये बेईमानी से जीत के आएगी। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, गुजरात में ईवीएम के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से बेईमानी करके, घोटाले करके बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ओपिनियन पोल नहीं, ईवीएम पोल है ये, क्योंकि बेईमानी से उन्हें मालूम है ना कि बेईमानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है एक पार्टी के लिए, उसके लिए काम कर रहा है, तो वो बेईमानी तो साफ है, इसीलिए सारी बेईमानी हो रही है। आपने इस वीडियो को देखा जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही
बैकफुट पर आ गई है बीजेपी। यह वीडियो देखकर आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और गुजरात में मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर विद्रोह छिड़ गया है। हजारों की तादाद में जनता सड़क पर उतर आई है। जरा इस वीडियो को गौर से देखें, समझ में आ जाएगा कि आदिवासी समाज क्यों और किस तरह से बीजेपी सरकार से खफा है। गुजरात में जहां 27 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है और अपने गढ़ से ही अब बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है और जनता मोदी सरकार पर टूट पड़ी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात दौरे पर पहुंचे थे तो गुजरात की जनता ने भयंकर विरोध जताया था और रैली में लाखों कुर्सियां खाली दिखाई दी थी। और अब आदिवासी कांग्रेस विधायक को न्याय दिलाने के लिए भाजपा को घेरने की कोशिशों में है और सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक भी सरकार की बुरी तरह से फजियत हो रही है। यह लोगों का गुस्सा नहीं है जनाब। गुजरात के कांग्रेस विधायक अमित पटेल पर हुए हमले के कारण विरोध का जनसैलाब दरअसल सड़कों पर उतर आया है। बता दें कि यही वो लोग हैं जिन पर गुजरात जीतने का ख्वाब देख रही है तीनों पार्टियां। क्या है वहां का गणित और कांग्रेस का सीक्रेट प्लान? चलिए इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने आक्रामक प्रचार किया और भाजपा की मुसीबतें बढ़ा दी। एक समय ऐसा लगने लगा था कि 2 दशकों से गुजरात में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा, भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है। उसके बाद ऐसा हुआ कि स्वयं प्रधानमंत्री को गुजरात में कैंप लगाकर वहां रहना पड़ा और उन्होंने स्वयं चुनाव प्रचार में अगुवाई भी की और भाजपा किसी तरह सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो पाई। लेकिन इस बार गुजरात का चुनाव जीतना भाजपा के लिए लगता है इतना आसान नहीं है। पेंच कई मुद्दों पर फंसा हुआ है, खासकर मध्य गुजरात में, जहां विकास अभी तक नहीं हो पाया है। दरअसल ग्रामीण और आदिवासी इलाका है ये, क्योंकि यहाँ मध्य गुजरात में बीजेपी पिछले 2 चुनाव में 50% वोट भी हासिल नहीं कर पाई। इसीलिए यहाँ के लोग यह कह रहे हैं कि जो पार्टी मध्य गुजरात जीत लेगी उसी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस कोशिश पे कोशिश किए जा रही है, वो हद तक जाने को मजबूर है। जो नहीं कर सके कोई, वो भी करने को तैयार है। हर बार नई लोग उससे जुड़ रहे हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ जुड़ रहे हैं। आज मोदी को भी उसने धज्जियाँ उड़ाकर रख दी है। दरअसल इस बार राहुल गांधी भारत यात्रा में बिजी हैं और पार्टी के बाकी सभी वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में चहुं ओर लोगों के मन में यही संशय है कि इस बार क्या गुजरात में बदलाव आएगा। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं इतनी कड़ी धूप में भी राहुल गांधी के लिए यहाँ पर ये लोग झंडा लेकर खड़े हुए हैं। लगातार भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। किस उद्देश्य से इस यात्रा में शामिल हुए हैं? ये 2024 करेगा ये प्राइम मिनिस्टर के राहुल गांधी। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि 2 दशकों से सत्ता में बैठी भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है। चुनाव में अभी कुछ समय और बाकी है। कांग्रेस अपना चुनावी अभियान शुरू नहीं कर पाई है। कांग्रेस के कमजोर चुनावी अभियान के कारण ही बीजेपी नेता मानते हैं कि कांग्रेस के पास कोई सीक्रेट प्लान जरूर होगा जिससे वो चुनाव में बीजेपी को मात दे सकती है। वो सीक्रेट प्लान क्या है, चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने भाजपा के सीक्रेट प्लान के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की चेतावनी दी। इसीलिए गुजरात में चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां इन दिनों बेहद तेज हो गई हैं। पार्टी नेताओं से कहा गया कि वे ग्रामीण मतदाताओं, खासकर आदिवासियों से संपर्क भी रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस का वो सीक्रेट प्लान क्या है। गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और अपनी जीत के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से बैकफुट पर नजर आ रही है। एक्चुअली ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का चुनावी अभियान निचले स्तर पर धड़ल्ले से चल रही है और उसकी भनक किसी को भी नहीं है। लेकिन बीजेपी को इसका अंदाजा हो गया है, इसलिए वे अब ग्रामीण और आदिवासी मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं।
वहीं दूसरी ओर ग्रामीण मतदाता और आदिवासियों के बीच राहुल के सभी सिपह सलार लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। सभी बड़े बड़े कार्यकर्ता आदिवासी मतदाताओं के बीच उठने बैठने लगे हैं, उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं कि कांग्रेस को ही वोट दो। दरअसल कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत मध्य गुजरात के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है और इसी रणनीति पर काम भी हो रहा है। कहते हैं कि कांग्रेस की सीक्रेट प्लान की जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को अब हो गई है और इसीलिए अब भाजपा ने भी इसी रणनीति को अपना लिया है। वहीं दूसरी ओर गुजरात के लोगों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी अब यही लग रहा है कि विकास के लिए अब कांग्रेस का ही सहारा है। अब देखिए इस वीडियो को कि मोदी के गांव के लोग भी अब सड़कों पर आकर कुंडली मारकर बैठी हुई है और मोदी जी को शब्द भेदी बाणों से लगातार छलनी कर रही है। रुपया आता है गैस की बोतल 1100 रुपया। पहले ऐसा बोलते थे मेरी माताओं मेरी बहना एक गैस का सिलेंडर ले लो मुफ्त और सब्सिडी क्या आएगी, तो हम सब बहना इकट्ठे होके और गैस का सिलेंडर खरीद लिया। अभी गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ गया 1100 रुपया, तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसे न ऐसे जब पहले बोला था वो लकड़ी से हम बनाते थे खाना, वही लकड़ी हमको फिर वापस आ गई हमारे हाथ में। तो महसाना जिला से और नरेंद्र मोदी का गांव है ना, वहाँ से ना कोई पानी भी हमारे पीने का तो हमारे 20 रुपए का लाना पड़ता है। इधर तो पानी भी नहीं मिलता भैया का गांव में। तो इस बुजुर्ग महिला ने अपनी व्यथा सब बताई। वे 3 दिन से नहीं खाए और किस तरह से दिक्कतें उन्हें हो रही है। तो हम 3 दिन से नहीं खाया ना, 3 दिन से नहीं खाया हमने। क्या भरोसा? एक कटोरी 2 समोसा। अब कोई भी बात है जो अब तक बोला है, अब तुम पर हम भरोसा नहीं करेंगे। अब हम नहीं चुनेंगे ना, अब हम ऐसा बोलते हैं नोट देंगे तो वोट मिलेगा। 27 साल हमने भरोसा जो किया है वो अभी 2022 की जो चुनाव आती है उसमें हम भरोसा नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ ना, वो गैस का सिलेंडर तो हमारे वो काट खा गया, पानी सब डालते हैं उसके पर तो काट खा गया। हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हमारा जो तनख्वाह नहीं बढ़ता तो गुजरात मॉडल कैसे अच्छा है। गुजरात में भी महंगाई और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लोग परेशान हैं और इन महिलाओं का आरोप यह भी है कि पीने का पानी इस इलाके में अक्सर उपलब्ध नहीं होता। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि गुजरात के दिल में कौन हावी है, किसे मिलेगी सत्ता की चाबी। यह कहना तो फिलहाल मुश्किल है क्योंकि वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर बीजेपी ग्रामीण मतदाताओं और आदिवासियों को अपने पाले में ला पाई, उनके दिल में अपनी जगह बना पाई, तो उसकी सीटें काफ़ी मात्रा में बढ़ सकती हैं क्योंकि आदिवासियों के 15% वोट बीजेपी को मिल जाएंगे जो कि अब तक कांग्रेस के खाते में जाते थे। हालांकि दूसरी ओर ऐसा भी माना जा रहा है कि इस गणित को आम आदमी पार्टी भी भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। वह कांग्रेस के वोट बैंक काटने की कोशिश में है। हालांकि जहां जगह जगह विरोधियों ने आपका पोस्टर लगाकर आपको बदनाम करने की एक रणनीति चला रखी है, उसमें लिखा हुआ है कि झूठ, झांसा, प्रचार, भ्रष्टाचार, ये है आम आदमी पार्टी के 4 गुण। दरअसल इस त्रिकोणीय लड़ाई में जीत किसकी होगी यह फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पार्टी मध्य गुजरात के लोगों को लुभा पाएगी, जो वहाँ के लोगों को समझ पाएगी, उन्हें खुश कर पाएगी, उसी पार्टी की जीत होगी। तो आज बस इतना ही। यह खास रिपोर्ट आपको यदि ठीक लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। प्रणाम। आज उदय